वीकेंड तो चिल था, लेकिन आज मार्केट में फुल ड्रामा मोड ऑन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटीन टेक्नोलॉजीज आज पूरे दिन भर में 20% लोअर सर्किट में क्यों रहा। उसके बाद देखेंगे डीवीज लैब्स और एम्बर एंटरप्राइजेस के स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स के पीछे क्या रीजन है। इमामी के रिजल्ट्स भी काफी इंप्रेसिव रहे और BHEL का परफॉर्मेंस डिसेंट था, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। मार्केट का फुल अपडेट चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रोटीन ई-गवर्न के शेयर्स आज 20% गिर गए और BSE पर लोअर सर्किट ₹1143 तक पहुंच गए। गिरावट का मेन रीजन है कि कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुई। चलिए देखते हैं कि प्रोटीन करता क्या है और इस न्यूज के कारण स्टॉक में इतनी नेगेटिव क्यों रिएक्ट किया। प्रोटीन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो सरकार के साथ मिलकर डिजिटल सिस्टम्स प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को गवर्नमेंट सर्विस जैसे पैन कार्ड, पेंशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आसानी और तेजी से मिल सके। कंपनी के 3 मेन काम हैं: टैक्स सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी सर्विसेज। टैक्स सर्विसेज में कंपनी पैन कार्ड बनाना, अपडेट करना और पैन सेंटर्स चलाने का काम करती है, जहां से इसका लगभग 50% रेवेन्यू आता है और इसका मार्केट शेयर 64% है। सोशल सिक्योरिटी सेगमेंट में कंपनी लोगों के पेंशन अकाउंट्स इंक्लूडिंग MPS और APY अटल पेंशन योजना का रिकॉर्ड रखती है, जिसमें इसका 92% मार्केट शेयर है। आइडेंटिटी सर्विसेज में कंपनी आधार ऑथेंटिकेशन, eKYC, ई-साइन और पैन वेरिफिकेशन जैसा काम करती है, जो बैंक्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट के लिए डिजिटल आइडेंटिटी वेरीफाई करने में काफी मददगार होती है। ये कंपनी इन चारों आइडेंटिटी सर्विसेज का एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर है और इसलिए इंडिया के डिजिटल गवर्नमेंट्स में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आज कंपनी ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में डिस्क्लोज किया है कि रिसेंटली उसने IT डिपार्टमेंट के पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए बिड किया था, जिसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस न्यूज के बाद स्टॉक लोअर सर्किट में रहा। बात यह है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट ₹1140 करोड़ का है, जिसमें पैन कार्ड सिस्टम को कंप्लीटली डिजिटल और एडवांस बनाया जाएगा। ये कंपनी ऑलरेडी पैन सर्विसेज हैंडल करती है और उसका टोटल रेवेन्यू का 50% पैन सर्विसेज से आता है। इसलिए मार्केट को ये डर है कि अगर नया प्रोजेक्ट नहीं मिला तो फ्यूचर रेवेन्यू पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ माना जा रहा था और इस बिड से बाहर होना डेफिनेटली एक सेटबैक है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि डेवलपमेंट का उनके करंट पैन प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस वर्क पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टैक्स सर्विसेज कंपनी का एक अहम रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेटर रहा है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट का ना मिलने से चाहे ही एग्जिस्टिंग बिजनेस पर कोई असर ना हो, बट आने वाले सालों में नया बिजनेस फ्लो जरूर इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं पर कंपनी के दूसरे बिजनेस जैसे ONDC पर लोगों के ऑर्डर्स कम हो गए हैं और नए बायर्स और सेलर्स के लिए जो सिस्टम बना था वो भी डिले हो गया है। इस वजह से कंपनी की टोटल अर्निंग्स पर असर पड़ सकता है। अब सब लोग वेडनेसडे को आने वाले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, जहां कंपनी बताएगी कि आगे का प्लान क्या है और ये प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करेगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स LTD BHEL मेजरली 2 वर्टिकल्स पावर और इंडस्ट्री सेक्टर में काम करता है। BHEL पावर प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करता है और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करता है। यहाँ BHEL कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देता है रेलवेज, डिफेंस, रिन्यूएबल्स जैसे सेक्टर्स के लिए। साथ ही नए एरियाज जैसे हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और ई-मोबिलिटी में भी एक्सपेंशन कर रहा है। BHEL ने इस क्वार्टर में ठीक ठाक रिजल्ट्स दिए। रेवेन्यू 9% YoY ग्रो हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत पावर सेगमेंट में एग्जीक्यूशन की कमजोरी थी, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग के बावजूद एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। लेकिन इंडस्ट्रियल सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, जहां लोको और HVDC जॉब्स के एग्जीक्यूशन ने टॉप लाइन को सपोर्ट किया। ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुई क्योंकि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मार्जिन्स बेटर रहे, लेकिन पावर सेगमेंट की स्लो ग्रोथ ने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बनाए रखा। सरकार ने अपना थर्मल पावर एक्सपेंशन टारगेट FY32 तक 80 गीगावाट से बढ़ा के 100 गीगावाट कर दिया। बड़े प्रोजेक्ट जैसे नॉर्थ करणपुरा और पतरा 2 H1 FY26 तक शुरू होने वाले हैं, जो पेंडिंग पेमेंट्स को रिलीज करने में मदद करेंगे। अभी 32 गीगावाट कंस्ट्रक्शन में है और 18 गीगावाट ऑर्डर्स मिले हैं जो अभी शुरू नहीं हुए हैं।
बाकी लगभग 50 गीगावाट ऑर्डर्स अगले 2-3 सालों में आने की उम्मीद है। कम कंपटीशन की वजह से BHEL के लिए नए ऑर्डर्स जीतना आसान होगा। Amber Enterprises India Limited मेजरली कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाता है, स्पेशली HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सेक्टर में कंपनी का मेजर रेवेन्यू RAC, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग एंड कंपोनेंट्स डिवीजन से आता है। ये डिवीजन कंप्लीट AC यूनिट्स और पार्ट जैसे हीट एक्सचेंजर्स, मोटर्स और शीट मेटल सप्लाई करता है उन कंपनीज को जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया में बेचती है। रेवेन्यू ग्रोथ का मेन रीजन था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिवीजन में 27% का YOY ग्रोथ, जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री डिमांड की वजह से हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में भी Q4 में अच्छा परफॉर्म किया, जहां 74% का YOY ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी का ओवरऑल EBITDA अच्छा ग्रो हुआ, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के लेवल पर ही रहा। इसका मेन रीजन ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 1% कम हो गया। दूसरी तरफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिवीजन का मार्जिन बेटर हुआ, जिससे बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से फायदा हुआ। एम्बर अपने तीनों बिजनेस सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है और खास तौर पर रेलवे सेगमेंट ने अपना रेवेन्यू डबल करने का टारगेट किया है। रूम AC इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 30 to 35 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ने का एस्टिमेट है। एम्बर को लगता है कि वो इंडस्ट्री से भी बेटर परफॉर्म करेगा। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी कैपेक्स जारी रखेगी और FY26 में 1300 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, जिसमें 500 करोड़ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रेलवेज के लिए और 800 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए होगा। इमामी LTD जो 1970s में शुरू हुआ था, एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है। कंपनी के पास कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। हेयर ऑयल और टेल्कम पाउडर, नवरत्न और डर्मिकूल, बॉडी लोशन जैसे बोरोप्लस, पेन रिलीफ जैसे झंडू बाम और मेल ग्रूमिंग स्मार्ट एंड हैंडसम। इमामी के इंडिया में 5 फैक्ट्रीज और 26 डिपोट्स हैं और इसके प्रोडक्ट 70+ कंट्रीज में अवेलेबल हैं। इमामी ने Q4 FY25 में 8% YOY ग्रोथ रेवेन्यू दिखाया। डोमेस्टिक बिजनेस जो इमामी के टोटल रेवेन्यू का 80% है, ने 9% YOY ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखाया, जो इंटरनेशनल बिजनेस से बेटर था। कोर बिजनेस में रूरल मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जबकि अर्बन डिमांड थोड़ी वीक रही। ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज में ग्रोथ अच्छी रही, सिर्फ कैश किंग और पेन मैनेजमेंट सेगमेंट्स को छोड़कर। Q4 FY25 में ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुए क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट स्टेबल रहे, लेकिन EBITDA मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर था, मेनली ज्यादा मार्केटिंग और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की वजह से। पूरे FY25 में कंपनी ने ₹650 करोड़ मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर खर्च किए, जिससे प्रमोशनल स्पेंडिंग पूरे साल हाई रही। इमामी अपने कोर ब्रांड्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, नए प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, प्रीमियम ऑफरिंग्स और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज के थ्रू। न्यू एज ब्रांड्स कंपनी ऑनलाइन और क्विक कॉमर्स जैसे इंस्टेंट डिलीवरी एप्स में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अगले 3 से 6 महीने में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे और कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी पर भी फोकस कर रही है। यहाँ से कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। कैटेगरी ग्रोथ, हेल्थ केयर सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पेन मैनेजमेंट सेगमेंट में 5 to 6% ग्रोथ और डर्मिकूल में मॉडरेट मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। इनपुट प्राइसेस नियर टर्म में स्टेबल रहने की उम्मीद है, जो मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। Hyundai मोटर्स ने क्वार्टर के लिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। हाई गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, रियलाइजेशन ग्रोथ और कम डिस्काउंट्स के चलते कंपनी ने क्वार्टर रेवेन्यू में 1.5% की ग्रोथ दी है। कंपनी के मार्जिन्स में पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। मार्जिन्स QOQ 2.8% से बढ़कर 14.1% तक पहुंच गए। ये इंप्रूवमेंट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव ज्यादा मिले, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ₹1 बिलियन का इंसेंटिव शामिल है। कंपनी ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया, जिससे प्रोडक्ट मिक्स बेटर हुआ और डिस्काउंट्स भी कम दिए गए। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो मार्जिन्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, वो लगभग सेम ही रहे। HMI FY30 तक 26 नए मॉडल्स लॉन्च करेगा, जिसमें 20 पेट्रोल डीजल और 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। FY26-27 में 8 नए मॉडल्स आएंगे। FY26 के लिए ₹70 बिलियन का खर्चा प्लान है, जिसमें 40% पैसा पुणे प्लांट में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और 25% नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लगेगा।
FY26 के लिए मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोमेस्टिक ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में रहेगी, जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से है, मैक्रो हेडविंड्स और वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट की वजह से। लेकिन एक्सपोर्ट 7 to 8% वायर ग्रोथ करने की उम्मीद है, जिसका रीजन है उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की इमर्जिंग मार्केट्स में। मार्केट्स आज फ्लैट खुले, लेकिन 15 में से 13 सेक्टर्स ग्रीन में रहे। सबसे ज्यादा राइज निफ्टी डिफेंस ने दिखाया, जबकि निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा डिक्लाइन में रहा। एफआईआईज तीसरे लगातार दिन इक्विटीज के नेट बायर्स रहे, जबकि डीआईआईज ने पिछले सेशन में नेट सेलर्स होने के बाद फिर से इक्विटीज खरीदना शुरू कर दिया। इसके साथ ही एफआईआईज ने मई 2025 में अब तक ₹18,670 करोड़ की इक्विटीज खरीदी है। रुपी ने फ्राइडे को स्ट्रेंथ दिखाई, जिसका सपोर्ट मिला कंटिन्यूड फॉरेन इन्वेस्टर इनफ्लोज और डॉलर इंडेक्स में हल्की गिरावट से। आज रुपी 12 पैसे अप होकर ₹85.44 पर डॉलर पर ओपन हुआ। गोल्ड के दाम गिरते रहे क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस में थोड़ी शांति आई, जिसकी कॉन्फ्लिक्ट के डर को कम कर दिया और सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड की डिमांड को नीचे ले आया। ब्रेंट ऑयल के दाम स्टेबल रहे, जिसका सपोर्ट मिला यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस के कम होने से बनी ऑप्टिमिज्म से, जिसने टैरिफ वॉर के डर को कम करने में मदद की। डीवीज ने Q4 FY25 में सभी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। FY25 में डीवीज का कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू 37% YOY ग्रोथ हुआ, जिसमें की प्रोडक्ट्स की हायर वॉल्यूम्स, नए इंटरमीडिएट सप्लाईज और कॉन्ट्रास्ट मीडिया की स्ट्रॉन्ग डिमांड शामिल है। CDMO सेगमेंट ने टोटल रेवेन्यू का 54% कंट्रीब्यूशन दिया। एबिटा मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 34.3% हो गया, जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से हुआ। जेनेरिक्स में प्राइसिंग प्रेशर होने के बावजूद डीवीज अपनी लीडरशिप में मेंटेन कर रहा है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेन करने में एम रखता है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.